प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब हुआ है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक टर्न आउट काफ़ी कम रहा है। टर्न आउट कम रहने की वजूहात क्या हैं? क्या इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुकाबले का हिस्सा नहीं थी? क्या इसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत यानी एजाज चौधरी साहब ने ये आवाम से अपील की थी कि वो वोट देने के लिए घर से बाहर ना निकले? क्या इसलिए लोग बाहर नहीं निकले? या फिर इसकी वजह यह है कि लोग आजकल सिस्टम से और सियासत से इतना मायूस हैं कि वो किसी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते? या फिर उनकी दिलचस्पी इस वजह से नहीं थी कि वो समझते हैं कि एक सीट से कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो हुकूमत तो बरकरार रहेगी और अपोजिशन की ये सीट थी उन्हीं के पास रहेगी, इसलिए लोग बाहर नहीं निकले? क्या उन्होंने दिलचस्पी का इजहार नहीं किया? या वजूहात कुछ और हैं? एक तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, यानी PTI इसमें मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकी और अपोजिशन आज और कल भी ये कहती रही है कि इन्होंने खुद राह फरार इख्तियार की है ताकि बेइज्जती से बच सकें, क्योंकि इनकी तो जमानत जब्त होना थी। तो इस खिफ़त से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्या यह बात दुरुस्त है? एक तो ज़रा इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि NA 133 में क्या हुआ है। दूसरा, कल एक अहम सरबराही इजलास होने जा रहा है PDM का। शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन क्या शहबाज शरीफ लॉन्ग मार्च के ऑप्शन की तरफ जाएंगे? और वो मौलाना फजल रहमान जो तकरीबन नाराज़ हैं या जिनके बारे में खबरें थीं कि वो दस्तबरदार होने के लिए तैयार थे क्योंकि शहबाज शरीफ लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं आ रहे थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे, क्या कुछ प्लान किया है या कर सकती है PMLN? और PMLN ने अपने अंदर के इत्तफाक़ राय पैदा किया है लॉन्ग मार्च के लिए। PDM का सरबराही इजलास कल क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब मुसलसल तशद्दुद पर उकसा रहे हैं EVM के हवाले से। वो कह रहे हैं कि अगर EVM पर इलेक्शन हुए तो पहले हम इस मशीन को आग लगाएंगे, उठाकर बाहर लाएंगे, आग लगाएंगे और फिर अगली बात करेंगे। तो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया कानून, उसकी बेतौकीरी और सरेआम आवाम को उकसाना, क्या यह आईनी कानूनी तौर पर दुरुस्त है? फिर पंजाब हुकूमत के जो इकदाम हैं EVM के ज़रिए इंतखाबात कराने के लिए, वो शिबली फराज साहब के बयानात से टकरा रहे हैं। ऐसा लगता है मरकज़ की और पंजाब की, सूबे की आपस में EVM के मामले पर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। एक तरफ शिबली फराज कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, दूसरी तरफ पंजाब बिल मंजूर कर रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात EVM पे कराए जाएँ। तो क्या कोऑर्डिनेशन ही नहीं है सूबे की और मरकज़ की? इन तमाम पहलुओं पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरे साथ सईद कायस साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़िया। बहुत शुक्रिया कायस साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया, आपका भी खुश आमदीद। सबसे पहले ये आज जो टर्न आउट कम रहा है सईद कायस साहब, ये टर्न आउट क्यों कम रहा है आपके ख्याल में? क्या हुआ? ये जो अपील कर दी थी PTI ने कि मत निकले घरों से, उस अपील का असर है, या लोग मायूस हो गए हैं, या वो समझते हैं कि कोई इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन नहीं है? क्या वजह है? देखें, असल अगर आप 2018 के इलेक्शन भी देखें, इस हल्के में 3,71,000 वोटर है, जिसमें 90,000 मुस्लिम लीग नून का था और 2-400 बाकी पार्टियों का था। तब भी 23-24 या 25% ही इसकी टर्न आउट रही थी। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि PTI का इतना इधर इन्फ्लुएंस है कि उनके कहने पे वोटर बाहर ना निकला हो। वोटर वैसे मायूस है, ये तीसरा दौर जा रहा है उसकी जमहूरियत से, उसकी मायूसियों का, और कोई ना पहले उसे जान छुड़ाई है तो ये आ गए हैं, अब ये जाएंगे तो पता नहीं और कौन आएगा। तो इसलिए और फिर ये जो आप मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी ने भी मुबैना तौर पर बहुत पैसा झोंका है यहाँ पे, बल्कि सिंध से लोग जो है आए थे बराह रास्त, जो जरदारी साहब को रिपोर्ट कर रहे थे। हमें जो पता चला पीपल्स पार्टी की जो वीडियोज आई हैं और जो मुस्लिम लीग नून की मुबैना वीडियोज आई हैं, तो इसलिए लोग इलेक्टरल प्रोसेस डिलीवर नहीं कर रहा आम आदमी के लिए। और फिर जो रूलिंग इशराफिया है वो आए रोज लड़ रहे हैं और एक दूसरे से जो है एक पर्सनल वेंडेटा लगता है, एक जाती लड़ाई लगती है। तो इसलिए जो लोग तो माइनस हो गया बहुत अरसे से, और आहिस्ता आहिस्ता 70 के इलेक्शन के बाद से माइनस होते चले गए। 85 में जो इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस डीपोलिटिसाइज किया, जियाउल हक ने एक नई नर्सरी तैयार की जो अब खैर से जवान हो चुकी है। तो इसलिए लोग जो है वो बड़े दूर है इससे। जो मैशत IMF और वर्ल्ड बैंक चलाता है, स्टेट बैंक उनके अंडर चला गया है। कीमतों पे हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमतों का कंट्रोल ले लिया गया है। कीमतों अब वर्चुअली सच्ची बात कोई नहीं करता, या अब कीमतें मार्केट का पुश एंड पुल जो है, या डिमांड या सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए पूरी मैशत एग्जीक्यूटिव से ले ली गई है। अब लोग किस तरफ देखें, वजीर खजाना बाहर से इम्पोर्ट हो रहे हैं, आपका स्टेट बैंक का गवर्नर बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, तो लोग किसको वोट देने आए और क्यों वोट देने आए? तो इसलिए यही 20-25 आज मैंने जो अपने न्यूज रूम से पूछा है
15 से 20% भी टर्न आउट नहीं रहा। एंड ये कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है, इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, और मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर जरका साहबा, एक तो ऑपोजिशन आप पर इल्जाम लगा रही है कि आप इलेक्शन से खुद भाग गए ताकि आपने हारना है। शाज़िया मरी साहबा क्या कह रही हैं, पहले तो ये सुनिएगा जरा। जमात का, पीटीआई का, वो तो पहले ही अपनी नाकाबिले फरामोश कस की वजह से मैदान से भाग चुकी है। पीटीआई ने जिस तरीके से अपने आप को उस मैदान से निकाला है वो भी एक बहुत बड़ा मजाक है। ये सिर्फ इसलिए पीटीआई ने किया है क्योंकि वो वहां से मुंह खाने वाले थे। पीटीआई अपने वोटर्स को लाहौर में ये कह रही है कि तुम वोट के लिए भी ना निकलो, तो ये होती है आमिराना सोच। लेकिन आज पीटीआई वही डिक्टेटर्स का मैसेज दे रही है कि चूंकि हम नहीं है मैदान में मुंह की खाने के लिए तो तुम वोट देने भी ना। अब एक तो शाज़िया मरी साहबा ये कह रही हैं, दूसरा साद रफीक साहब ने भी कमोबेश ऐसी बात की है, उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। N133 में हमारी असेसमेंट के मुताबिक पीटीआई खुद इलेक्शन से भागी है ताकि उन्हें खिफत का सामना न करना पड़े। वो अवामी अदालत में जाने की पोजीशन में ही नहीं है। अगर वो यहाँ आते तो उनकी जमानत जब्त होती। लेकिन हम लोगों को और अहले हल्का को ये कहना चाहते हैं कि वोटिंग टर्न आउट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को वोट देने का मतलब है पीटीआई की नाअहल हुकूमत पर अदम एतमाद। डॉक्टर साहबा, एक तो आप पर इल्जाम यह कि आप खुद इलेक्शन से भागे, दूसरा आमिराना सोच का लफ्ज इस्तेमाल किया शाज़िया मरी ने कि आप अगर खुद इलेक्शन में नहीं हिस्सा ले पा रहे तो आप लोगों को इस जमहूरी अमल से का हिस्सा बनने से रोक रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, आपने मुझे दो इतने महान सियासतदानों के बयान सुनाए कि उसके बाद मैं तो आशाशी करती रह गई। उससे पहले सईद काजी साहब को मैंने सुना, जिन्होंने मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी, उन्होंने अपने परवेज मलिक साहब के वोट तो गिनवा दिए। ये भूल गए कि 2018 के इलेक्शन में इजाज चौधरी साहब ने 77,000 वोट लिए थे, 40% टर्नआउट था, जबकि 40% वोट इजाज चौधरी साहब ने लिया था और जो परवेज मलिक साहब थे उनको 47% मिला था। हाँ, तो मकसद ये कि ये भूल गए, अरे पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक है NA 133 में, और जिस तरह से पीटीआई को इस इलेक्शन से बाहर किया गया टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, इस तरह तो कभी हुआ नहीं। मुझे याद है मैंने सेनेट का इलेक्शन जब पिछली दफा लड़ा था तो तब नवाज शरीफ साहब ताजे नाअहल हुए हुए थे। नून लीग 13 कैंडिडेट्स को इन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ाया जो अभी तक सेनेट में बैठे हुए हैं, और वो इंडिपेंडेंट के ऊपर नून लीग के कैंडिडेट नहीं। लेकिन डॉक्टर साहबा, मैं एक में से आपको बात बता दूं, आपने कहा कि आगे बात नहीं, जिस तरह से नून लीग बार के इलेक्शंस और बार के लोगों को आगे चलाती है वो भी आपके सामने है। जो 2019 में जो एक इधर लाहौर में जिस तरह से वुकला ने जाके डॉक्टरों के साथ जो अस्पताल में लोगों की नालियां निकाली थी, कत्ल हुए उसमें 7 लोग। आप मुझे बता दें, किसी एक वकील को किसी ने कुछ तो ये बातें आप रहने दें। हम इस इलेक्शन पे वापस आते, 133 के इलेक्शन पे वापस आते। आप मुझे बता दें, अगर इतनी महान थी नून लीग तो आज वोटर टर्नआउट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं लोग आए वोट देने के लिए? और और दूसरी बात ये कि जब ऑलरेडी आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, 2-2 हज़ार रुपए लोगों को दिए जा रहे हैं वोट के लिए, असलम गिल साहब और ये शाइस्ता परवेज, तो उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया? ऐसे इलेक्शन में जिसमें के पैसे देने की वीडियोस जारी हो, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? इलेक्शन कमीशन का तो इस तरह से एक बड़ा बायस्ड और पार्टिजन रोल निकलता है। अब आप देख रहे हैं 10 से 15% टर्नआउट है, और आप देख लीजिएगा कि कल कहा जाएगा कि 20% टर्नआउट था, क्योंकि उनको पता है कि अगर 20% से कम हुआ तो उसके बाद इलेक्शन नल एंड वॉइड हो सकता है। जी, सही है। चले मगर ठीक है, आप चले, ये आपका वैलिड क्वेश्चन है कि अगर आप इस इलेक्शन में नहीं है तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। अली गौर बलोच साहब, अगर पीटीआई इसमें नहीं है और पीटीआई ने कहा कि मत आइएगा इलेक्शन वोट डालने के लिए और लोग नहीं निकले वोट डालने के लिए, तो इसका मतलब है कि पीटीआई की आवाज ताकतवर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो हर पहलू में पीटीआई की बड़ी ये आदत है कि वो हर चीज़ को अपनी फेवर में लाने की जो है हर दलील को कोशिश करते हैं। चाहे वो साफ दिन नज़र आ रहा हो, सूरज है तो ये कहेंगे रात है। असल चीज़ ये है
कि जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत RTS सिस्टम बंद करके इक़्तिदार में आई है और जब से इस हुकूमत को आपने देखा कि जो वोट चोर का सर्टिफिकेट इमरान नियाज़ी साहब को मिला और वो हमने नहीं दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट चोर का सर्टिफिकेट इमरान नियाज़ी और इसके चीफ मिनिस्टर के हाथ में पकड़ाया और किस तरह से इन्होंने धुंध का फ़ायदा उठाते हुए वो मतलब है कि इलेक्शन चुराने की कोशिश की, लेकिन रंगे हाथों अपने वज़रा समेत पकड़ गए। फिर जब अवाम देखती है इनके रवैये के इनके वज़रा लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां देते हैं, फिर उसके बाद इनको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर मुसल्लत होके और उसके लिए सिलेक्ट होकर और इनको जिस तरह से पाकिस्तान की इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत किया गया है उसका रिजल्ट भी पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है, जिस तरह से पाकिस्तान इनकी करप्शन, इनकी नालायकी की वजह से जिन हालात और जिस नहज पर पहुंच चुका है, साहब नून लीग के साथ आके आवाम को खड़ा होना चाहिए था। मेरी गुजारिश सुन लेना। नहीं, वो मेरी गुजारिश सुन लें। तो लोग मायूस हो चुके हैं कि इधर तो इलेक्शन चुराए जा रहे हैं धौंस और धांधली के जरिए, और खास तौर पर जब EVM का इन्होंने कानून जो पूरे पाकिस्तान में देखा कि वो किस तरह से इन्होंने मतलब है कि आइन और कानून को रौंद के और पूरे असम्बली के निज़ाम को बिल्डोज करके और सिर्फ एक अकलीती पार्टी इन्हें और उसके पीछे भी हदायतकार और हैं जो वो EVM लाने वाले जादू का डिब्बा, लोगों का इलेक्शन सिस्टम के ऊपर से एतमाद उठ गया और हुकूमत से, जिस वजह से लोग मायूस है कि अगर हम वोट नून लीग या किसी पॉपुलर पार्टी को देते भी हैं तो वोट तो आगे से मतलब है कि वो डिब्बे के अंदर से में लोगों ने वोट क्यों दिए थे अगर लोगों को सिस्टम पे एतमाद नहीं था तो 2 मरतबा लाख वोट मेरी गुजारिश सुने ना जी भाई, देखें वो इसलिए दिए थे कि चूंकि ये वोट चोरी करते हुए पकड़े गए थे और ये उधर एक्सपोज हो गए थे। तो पहली मरतबा तो लाख वोट पड़ा था उनको जब पकड़े नहीं गए थे। अब लोगों में सिक्कत नहीं रही, अब लोगों में सिक्कत नहीं रही, अब लोगों बेचारों में इतनी भी जान नहीं रही, वो इस हुकूमत से इस कदर मायूस हो चुके हैं। साहब ने कहा, अली गौर बलोच साहब के लोग टर्न आउट कम ना रहने दीजिएगा, बाहर निकलिएगा। साद रफीक की अपील नहीं मांगनी लोगों ने, PMLN की अपील नहीं मानी। देखें बात यह है, एक तो बुनियादी बात है कि जब भी ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें टर्न आउट कम होता है, जरूरी नहीं है लोगों का वो मैं भी दस्ता की मिसाल आपको दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से भाग गई तो जाहिर है नून लीग के जो वोटर सपोर्टर है उनका भी कुछ जज्बा कम हो जाता है कि जो असल पार्टी थी जो कि हर जगह पर हमारे मुकाबले में आकर सिलेक्ट होने की कोशिश करती थी, इस वजह से भी लोगों का जो जज्बा कुछ कम होता है, जिस वजह से वो मतलब है कि कम हो गया। लेकिन असल वजह इस हुकूमत की सिलेक्शन, इस हुकूमत की नालायकी की वजह से आई टर्नओवर का। वैसे एहतशामुल हक साहब आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे? मैं अब चूंकि पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, मैं इस हल्के का जो एनालिसिस जाती तौर पर करता हूं वो ये है कि अगर चीमा साहब यहां से इलेक्शन लड़ रहे होते तो भी शायद जीत ना पाते। उसकी वजह यह है कि हल्के के डायनामिक्स से ये जो चॉइस है इमरान खान साहब की किसी अपने उनका इस्तेहकाक है अगरचे, लेकिन शायद ये दुरुस्त चॉइस नहीं थी चीमा साहब को देने का, और उनकी अपनी हल्के के अंदर बड़ी मुखालफत थी, पार्टी के अंदर बड़ी मुखालफत थी। आप बहरहाल कैसे एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को? देखिए असद, हमारे सियासी लोग तो हर सिचुएशन से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अभी देख लें जिस तरह आपने बैक टू बैक बयानात का जिक्र किया सियासी लोगों का इस इलेक्शन के बारे में, 2 चीज़ें बड़ी अहम है। NA 133 आप देख लें, ये वो हल्का है जहाँ से मेरा ख्याल है 4 मरतबा मरहूम परवेज़ मलिक साहब जीते हैं और बड़े धले से जीते रहे हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपन कि जी एकदम से सूरत हाल ये बदल गई कि लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया। देखिए 2 चीज़ें, एक तो बढ़ता हुआ सियासी और माशी अदम इस्तेकाम जो है ना, वो आप देख लें कि इस मुल्क को खुदा न खास्ता लेके डूब रहा है, और सियालकोट के वाक़े के बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती कि लोगों की किसी चीज़ में दिलचस्पी हो। हाँ, एक चीज़ है, PTI तो
चले छोड़ दे, वोट बैंक कम था, ज़्यादा था, साइड लाइन हो गई, टेक्निकल बुनियाद पे वो इलेक्शन नहीं ले सके, हिस्सा ले सके। भाई क्या हुआ इस वक्त? तो बड़ा मेरा ख्याल है कि इनके लिए डू और डाई वाला मामला होना चाहिए था PMLN के लिए। उनका शहर, उनकी सीट है, लोगों को आना चाहिए था। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि अभी थोड़ी देर पहले तक असद 2000 से ज़्यादा वोट नहीं पड़े थे जीतने वाले को। तो ये मेरा ख्याल है ये वजह नहीं है कि PTI हिस्सा नहीं ले रही तो PMLN ने कहा कि जी हमारे मुकाबले में कोई नहीं है तो हम नहीं चाहे। ये बड़ा वादे तौर पे नो कॉन्फिडेंस है तमाम मुल्क की सियासी जमातों के ऊपर। देखिए अब आप लेकिन वैसे अगर PTI होती मैदान में तो इतना ज्यादा कमजोर टर्नआउट ना होता। वैसे अगर PTI होती तो एक मुकाबले की फजा नजर आ रही थी। फैक्टर तो है ये, लोगों की दिलचस्पी नहीं रही कि मुकाबला ही नहीं है। देखिए मुकाबले की फिजा तो चले थोड़ी बहुत बन सकती थी, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है असद सूरत-ए-हाल जिस तरफ जा रही है, देखिए 22 करोड़ की आबादी में 11 करोड़ लोग गुर्बत की निचली सतह पे चले गए हैं। 3 सालों में 3-3.25 करोड़ लोग जो वो गुर्बत की निचली सतह पे गए हैं। मैं किसी की गलती या उसको कारकर्दगी को छोड़ देता हूं, लेके इन हालात में आप लोगों की क्या दिलचस्पी रह जाएगी? मेरा ख्याल है अब लम्हा फिक्रिया सोचने वालों के लिए और खास तौर पर PMLN के लिए जो बहुत बड़ा गढ़ है जिनका, अभी आप देख लें कितने जबरदस्त तरीके से इन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जीती है पंजाब में PMLN। क्या हुआ बाकी आप देख लें, जितने ज़मीनी इंतखाब हुए हैं जबरदस्त टर्नआउट रहा है। आज आप देख लें टर्नआउट की क्या हालत है। तो मेरा ख्याल है पिछले चंद माह से तो तरफ जा रही है। जी चले, चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा है। चौधरी मंजूर साहब, जैसे ही चीमा साहब बाहर हुए थे सिलेक्शन से, पीपल्स पार्टी ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी और अपनी कैंपेन में एक तेजी ले आई थी और कुछ वीडियोस भी सामने आई थी जिस पर PMLN ने एतराज़ किया, बल्कि तनकीद की। और साद रफीक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया खरीदो फरोख्त हो रही है। साद रफीक साहब ने क्या कहा, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि पैसे बांटकर लोगों को खरीदने की कोशिश करके हलफ लेके कस्में लेके कामयाबी नहीं मिलती। वोट की इज्जत का जब हम नारा बुलंद करते हैं तो उससे हम सिर्फ ये तवक्को नहीं करते, ये डिमांड नहीं करते कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के वोट की इज्जत करें। वोट की इज्जत हम सब पर उसकी जिम्मेदारी है, सियासी जमातों पर भी है। लेकिन अगर कोई पार्टी खरीदो फरोख्त के धंधे में मुलव्वस हो तो ये अफसोसनाक और शर्मनाक है। अगर कोई पार्टी खरीदो फरोख्त के धंधे में मुलव्वस हो तो ये अफसोसनाक है, ये साद रफीक साहब कह रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, पहली बात यह है कि मैं एक पॉजिटिव बात शुरू करूंगा कि हमने जिस तरह से कैंपेन की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने कोई सैकड़ों कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, हमने बहुत ज्यादा जलसे किए हैं और मैं खुद सूर से डेली आता था और रात के 12-1 बजे तक जलसे करके वापस चले जाता था। पहली बात तो ये है कि हमने जिस तरह से कैंपेन की है, हमने खुद इससे पहले कभी ऐसी कैंपेन नहीं। एक बात। दूसरी बात, मैंने लाहौर को लाहौर सिर्फ मुझे तो 4 सड़कों का नाम ही नजर आता है कि लाहौर 4 सड़कों का नाम है जिसमें वो मेकअप हुआ है लाहौर का। मैंने लाहौर को मेकअप के बगैर देखा है। जिस तरह से मुंह किसी शादीशुदा खातून का दुल्हाने के बाद जो एक्चुअल होता है उसमें नजर आता है, वो देखा है मैंने वो देखा है। और उसको आप देखते हुए आप टाउनशिप चले जाएं, आप ग्रीन टाउन चले जाएं। मैं वैसे चौधरी साहब ये जो आपने खातीन वाली मिसाल दी है, मैं इसको चाहूंगा कि प्रोग्राम से इसको हज़फ तस्वुर किया जाए, वरना बहुत सारी खवातीन इसको कहीं तज़हीक ना समझ लें या माइंड ना कर जाए। इसलिए मैं आपने अगर अच्छे लाइटर नोट पे कहा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इसको हज़फ तस्वुर किया जाए। इस कदर रेसिस्ट रिमार्क बहुत बड़ा, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि आपने कहना था, मैंने पहले इसी तरह इसी वजह से सियालकोट के इश्यूज होते हैं। चलें जी चौधरी साहब, अरे यार अपनी बात करें, मर्दों के मेकअप की बात करें। हर चीज औरत से शुरू होती है, औरत पे खत्म होती है। अफसोस है इन लोगों। चलें चौधरी साहब, आप सियासी जवाब। जी सही है, चलें। मोहतरमा नहीं मोहतरम, आपसे भी गुजारिश है कि अपनी जबान और अल्फाज को चुन के बात किया करें। इस किस्म के मिसऑर्गेनाइजेशन। चलें डॉक्टर साहब, आपको सियासी जवाब। चौधरी साहब, मैं आपने जो कहा, आपने भी कहा कि हमने पहले ऐसी कभी कैंपेन भी नहीं की थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने पहले ऐसी कैंपेन क्यों नहीं की थी? क्या PTI के आउट होने की वजह से आपका हौसला बढ़ा और आपने ऐसी कैंपेन की? मेरी दूसरी गुजारिश सुन लेना, मेरी दूसरी गुजारिश सुन। मसला ये है कि जो आपने जिस पे बात शुरू की, मुझे कोई एक इलेक्शन बता दें PMLN का 1985 से लेकर आज तक जिसमें उन्होंने पैसे ना दिए, पैसे ना बांटे हों। 1985 से पहले कभी किसी ने सुना था कि इलेक्शनों में पैसे भी दिए जाते हैं, ये बांटे जाते हैं? और वो पार्टी अब अगर ये बात कर रही है तो ये बिल्कुल तो आप देखा देखी कर रहे हैं फिर PMLN की, एक नहीं हम मुकाबले के लिए कर रहे हैं। लेकिन
नहीं, हमने कुछ नहीं किया सफुल्लाह खान। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो कैंपेन ही नहीं की, वो तो घर में बैठे रहे, वो तो लोगों को घर में बुलाकर वोट मांग रहे थे। फिर आखिरी हफ्ते में पैनिक होकर वो बाहर निकले, और पैनिक होकर क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। तो हमने एक मुकाबला किया है, कंपटीशन किया है, एक अच्छा कंपटीशन किया है, एक सेफमंद कंपटीशन किया है। साहब, अगर तहरीक इंसाफ इस मुकाबले से बाहर ना होती तो क्या आप ऐसी ही कैंपेन करते? जी बिल्कुल ऐसी कैंपेन पहले क्यों नहीं की कभी? बेहतर करते, हम इससे ज्यादा बेहतर करते। हम ये समझते कि हमारा 2 पार्टियों से मुकाबला। सही है। चौधरी साहब, अब ये बताइए कि आपने इतनी जबरदस्त कैंपेन की, टर्नआउट क्यों इतना कम रहा है? टर्नआउट तो ज़िमनी इंतखाबात में आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो ये कम ही होता है। लाहौर में, बड़े शहरों में और कम होता है, कहीं पे भी होगा, देहातों में थोड़ा बेहतर होता है। बस हम इस हल्के के जो देहात है कीर कलाम, उसमें ज्यादा टर्नआउट। बाकी जो देहात है इस हल्के के अंदर है, वहां पे टर्नआउट ज्यादा है, शहर के अंदर कम। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये साद रफीक साहब की बात हुई है। साद रफीक साहब पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। अगर वीडियो पीपल्स पार्टी की आई थी तो वीडियो PMLN की भी तो आई थी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको साद रफीक साहब की बात सुनवाई थी, जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी पर खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगाया था वोटों का, और उन्होंने कहा था ये खरीदो फरोख्त का धंधा ये शर्मनाक है। तो अली गौहर बलोच साहब, ऐसी वीडियो जो है वो तो PMLN की भी आई थी, यानी एक वीडियो की बुनियाद पर आप पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इस वक्त मैं स्क्रीन पर जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये PMLN के हवाले से है, जिसमें PMLN के लोग हलफ लेकर और वोट देने का कह रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। तो ये तो बात तो बराबर हो गई, आप तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पर, वोट जो हैं वो खरीदे हैं PMLN ने भी। देखें असदुल्ला, जिन लोगों को मतलब है कि जब वो लोग एक्सपोज हुए जो पहले वोट ख़रीद रहे थे, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर पर्दा डालने के लिए एक बोगस वीडियो बनाई गई जो कि फ्लैक्सेस लगाकर नून लीग की और वो लोगों को बिठाकर बनाई गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग पकड़े जा चुके हैं, वो अपना नादरा वालों से हेल्प लेके और फिर ये उनका डाटा निकलवा के ये लोग इस वक्त पकड़े गिरफ्तार हो चुके हैं। और उनमें से कोई बंदा भी नून लीग का ना वर्कर निकला है ना कारकुन निकला है। इसकी मजीद इंक्वायरी तहकीक की जाए और इन लोगों का वाकई बताया जाए। किसी भी पार्टी का बंदा हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, आपकी बोगस वीडियो एक सेट लगा के, आपके बैनर्स लगा के, और ये पकड़े जाने वालों का नाम क्या है, कौन है, क्या तफसीलात है? ये तो गिरफ्तार हो चुके हैं ना बंदे। अब इंक्वायरी में सामने आ जाएगा कि इनका ताल्लुक किस पार्टी से है। या तो होता ना कि ये गिरफ्तार नहीं हुए, अब तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे अगर ये बंदे मान जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बंदे गिरफ्तार हुए हैं, 10 के करीब बंदे गिरफ्तार हुए हैं और इनका नादरा से डाटा लिया गया। तो आप अपने प्रोग्राम में उन लोगों को जरूर इनको दिखाइएगा कि अगर ये, मैं चैलेंज करता हूँ, ये नून लीग के अगर बंदे साबित हो जाएं तो मैं प्रोग्राम में आकर मादरत करूंगा और माफी मांगूंगा। बात यह है कि ये उस वीडियो को जो धंधा इधर शुरू किया गया था वोट खरीदने वाला, और ये उसी का ही मतलब है कि वो उसको उस बात को कवर करने के लिए कि नहीं जी नहीं, ये तो फिर नून लीग वाले भी वोट खरीद रहे हैं। हम वोट क्यों खरीदेंगे? जितने इलेक्शन हुए इस हल्के में, आज तक इस हल्के से जब से नून लीग बनी है आज तक एक दफा भी नून लीग इलेक्शन इस हल्के से नहीं आई। दोनों पार्टीज की वीडियो सामने आई, कितनी दफा जी लेकिन हैरत अंगेज बात है दफा सईद काजी साहब, में बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। मैं दूसरे पॉइंट पर आपके पास वापस आता हूं, अली गौहर बलोच साहब, और वो जो राना सनाउल्लाह साहब वाला है, बात तो मुकम्मल होने देना जी। आपका पॉइंट आ गया 2 सेकंड में तो बात नहीं ना मुकम्मल होगी मेरी। जी आपने कहा सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इसमें मुस्लिम लीग बारहा जीती और लीड के साथ जीती है, और हमेशा से ये हमारा गढ़ है मुस्लिम लीग का। और आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। यहां से पीपल्स पार्टी 3 इलेक्शन जीती है, गढ़ था जी, लेकिन तो वो ये गढ़ हमेशा नहीं रहता ना, मैं तो ये तो कह रहा हूं, गढ़ बदलते भी रहते हैं।
उसके बाद कई इलेक्शन गुजर चुके हैं, उसके बाद आज तक नून लीग, अभी सिटिंग भी नून लीग के पास थी ये सीट, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये मतलब ये लेकिन ये हैरत की बात नहीं है, नून लीग ने कभी हारी नहीं और एक हल्के में वीडियोस आती हैं मुख्तलिफ पार्टीज की, मुबैना तौर पर सही हैं गलत हैं इसकी तफसीलात सामने नहीं आती। अभी ओलीगोर ब्रो साहब ये दावा कर रहे हैं कि बंदे गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन वोट खरीदो फरोख्त करने के एविडेंस मौजूद हैं और इलेक्शन हो जाता है। मतलब ये दिलचस्प बात है, ये अफसोसनाक बात है, इसको आप कैसे देखते हैं इस वाले पहलू को? देखिए, ये वीडियो असली है, ये नकली है, ये देख लेंगे जिन्होंने देखना है। पैसे और काले पैसे की जो मुदाखलत हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में आई है, किसको नहीं पता कब्जा ग्रुपों पे, किसको नहीं पता कि एक सीट पीछे जो हुई थी उसमें जो है मनशियात फरोश जो है वो जीते, कैसे जीते। तो ये गंदे और काले पैसे का जो इलेक्शन में मुदाखलत है, इस पे बहस ना करें तो बेहतर है, हर कोई अपने आप को डिफेंड करेगा। मैं एक और बात आपको कहूँ, अभी हमारे फाजल दोस्त जब बहस कर रहे थे तो ये रोजाना चौक पे खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करार देते हैं। अभी इन्होंने कहा इमरान सिलेक्टेड है, कभी किसी को नोटिस मिला? ये इलेक्शन करते हैं या सिलेक्शन करते हैं? मुझे ये बताएं ना, यहाँ इदारे भी जो है वो बांट लिए इन्होंने आपस में। मसला ये है कि क्या ये तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं है कि आप उसे कहते हैं यार तुम इलेक्शन चोरी करके इमरान खान जो नाजायज तौर पे तुमने हमारे पर मुसल्लत कर दिया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एक पाकिस्तान का आईनी इदारे को पाकिस्तान की एक 3 दफा हुकूमत में या ज्यादा दफा रहने वाली पार्टी कह रही है कि यार ये तो अपना इलेक्शन चोरी करते हैं। कभी किसी को नोटिस हुआ? किसी ने पूछा कि ये सच है या झूठ है? हाँ, अलबत्ता पीटीआई के 2 बंदे हैं, ठीक है, उनको भी नोटिस थे, उन्होंने अगर आपकी तौहीन की है तो यहाँ मसला ये है कि यहाँ कोई इलेक्शन, यहाँ पे खानदान रियासत से लड़ रहे हैं तो भाई चंगे भले सी थोड़े को ऐसा तो वाई वो सामने हमें क्यों नौकरी से निकाल दिया आपने? इमरान खान को क्यों ले लिया? देखें आज की लड़ाई क्या है कि ये मतलब मियां साहब का बयान रिकॉर्ड पे है, जो वीडियो चल रही है लंदन से, वो कहते हैं मजामत से काम होगा, मजामत से करेंगे, मफामत से होगा, मफामत से कर लेंगे। जी ये हाँ, अपना हेरिडिटरी राइट टू रूल। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, वो मेरी गलती होगी, मैं पीटीआई के वोट मैनेजर का बयान कह रही हैं, उनके भी कुछ वोट थे मेरे जहन में नहीं थे, उन्होंने मुझे अपडेट कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के मेरे जहन में थी जब मैं कह रहा था कि 5,500 वोट थे जी। तो बात ये है कि ये मैंडेट है बाद 1977 के मार्शल लॉ के मैंडेट है। ऐसे लीडर होते हैं यार, ये मौजे तोंग हैं, ये जो बार बार जीत के आ जाते हैं, दुकाना खोली ने कारोबार करते हैं, अपनी कारोबार की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो सियासत को धंधे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ABCD सारे 1 2 3 ऑल, मैं किसी को सिग्निफाई नहीं कर रहा। तो आज क्या है, मैं आज का प्रॉब्लम यह है कि पैसा यार एक दफा इक़्तिदार के अवाम से आता है तो FX से निकल के जो है वो 8 करोड़ की जीप पे बैठा होता है। भाई कौन सा धंधा है? ना इस मुल्क की कोई नई बेइज्जत है, ना कोई इकोनॉमी है। एक कारोबार है जो तरक्की कर रहा है, सिर्फ एक कारोबार। रियासत बेकारी बन चुकी है। सही है, बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि नहीं जाते जी, इदारों पर तनकीद करते हैं और पैसे से ये अच्छा ये बताया, आखिरी बात करता हूँ, ये सेनेट के इलेक्शन में क्या होता है, क्या धंधा होता है, किसी को नहीं पता कैसे वोट बिकते हैं और नहीं बिकते। रात की पार्टी इधर, ये तो सेनेटर साहब बता सकते हैं, उधर सवेरे दूसरे पास से बंदा निकल आता है। सो दिस ब्लैक मनी, इसने 2 चीजें बर्बाद की हैं। ये कब्जों ने हमारे शहर बर्बाद करके इस शहर को गंदा तरीन, बागों के शहर को गंदा तरीन शहर बना दिया। उससे जो गंदे और 2 नंबर नोट कमाए, उससे सियासत जैसे पाकीज़ा शोबे को और पैगंबरों को, पेशों को आलूदा कर दिया। तो ये हमारी मुसीबत है। लोग देख रहे हैं, कभी इनकी तरफ देखते हैं, कभी पीटीआई की तरफ देखते हैं, नहीं, लेकिन अभी जो पहले इलेक्शन कमीशन या इदारों के बारे में इल्जामात लगाए जाते हैं, जो कुछ कहा जाता है वो तो है, लेकिन आने वाले दिनों के में किरदार, मतलब अगर एक कानून मंजूर हुआ है शामुल हक साहब, और उस कानून के तहत अगर इलेक्शन कमीशन कदम उठाता है तो उसको पहले से ही मुतनाज़ कर दिया गया है। मौलाना साहब कहते हैं कि ईवीएम पे इलेक्शन होगा तो ईवीएम को पहले पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल के आग लगाएंगे, फिर आगे चलेंगे। क्या कहा राना साहब ने, जरा सुनिए। जहाँ तक ईवीएम का तल्लक है तो ये भूल जाए, कल फरमा रहे थे कि जी हमारा 2 टूक फैसला है, तो फिर हमारा भी ये अटल फैसला है कि उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे पहले जो है वो ईवीएम को बाहर निकाल के उसको आग लगाएंगे, उसके बाद जो है ना वहाँ पे फिर जो है वो इलेक्शन होगा। किसी कीमत पे खाओ, हमें उसकी कोई भी कीमत जो है वो उठानी पड़े, हम उठाएंगे और इनको ईवीएम के जरिए जो ये इलेक्शन चुराना चाहते हैं, इस फ्रॉड को हम नहीं होने देंगे। कानून मंजूर करती है पार्लियामेंट, अमल दरामद करता है इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान के इदारों को अगर नहीं माना जाएगा और आग लगाने की बात की जाएगी तो ये तशद्दुद है, ये क्या है एहतशाम साहब?
देखिए असद राना साहब से पहले पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके हैं कि मैं आज ही खड़े होकर यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ईवीएम पे इलेक्शन हुए तो 2023 का इलेक्शन हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनसे पूछे कोई कि भी गलत या सही, जब आप उठते बैठते जमहूरियत की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, भाई उस वक्त तो आपके बंदे पूरे नहीं हो सके। क्यों आपके कुछ लोग नहीं पहुँच पाए थे? क्यों पीपल्स पार्टी के लोग नवीद कमर और बाकी लोग नहीं उस दिन पहुँच पाए थे? और उस वक्त तो उन्होंने जैसे कि बुलडोज करवाया, जैसे भी करवाया, पार्लियामेंट से एक चीज़ मंजूर होगी। अब देखें ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें बनाना मेरा ख्याल है ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। अभी आप इलेक्शन कमीशन की ऐसा बात हो रही थी, आपको याद है आरटीए जब बैठा था एक दो स्टेटमेंट के बाद फिर खामोश हो गए थे और फिर सारा हुकूमत को इन्होंने सारे इल्जाम दिए। और फिर जब पता लग गया उनको कि इलेक्शन कमीशन के हुकूमत से इख्तलाफात पैदा हो गए हैं तो सारी पार्टियां अपोजिशन की इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई थी। अब सवाल तो इस वक्त यह है कि ठीक है, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब यही कहते रहे हैं कि मैं डिसबैन कर दूंगा इसको और ये सारा का सारा अमला और पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन तब्दील होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, दो अहम चीज़ें हैं। इस अब तक आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी PMLN से कि इन्होंने कोई बताबादल तजवीज़ दी है, इसके वो नहीं दे पा रहे। एक जो क्रिटिसिज्म आता है असद वो ये है कि ये प्री पोल रिगिंग में 10 से 15,000 वोट, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैंने 70 के बाद अब तक 10 इलेक्शन हुए हैं असद, मैंने सारे कवर किए हैं। ये आपके मेरे लोग रिश्तेदार अजीज जो दुनिया से जा चुके होते हैं उनके वोट पड़े होते हैं। ये खत्म, सबसे बड़ा खतरा तो इनको ये है। पोस्ट पोल रिगिंग तो छोड़ देना आप। अब सवाल ये कि काउंटर प्रपोजल आपके पास नहीं है या आप बैठे नहीं है और आपको इसके ऊपर इलेक्शन कराने पे आप एतराज़ात हो रहे हैं। अब जाहिर है इस पे तो एतजाज हसन साहब कहते हैं हमारे बाहर के इलेक्शन इसी पे होते हैं, हिंदुस्तान में अमेरिका में होते हैं, ओवर द ईयर रिफॉर्म करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो गलत किया मैं समझता हूँ कि इसको आप देख लें, ये 2018 से पहले की तजवीज़ है। इनको चाहिए था कि ज़िमनी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में इसको रेप्लिका बनाते, जो नहीं बनाया उन्होंने। एक ही रट थी उनकी। अब आके थोड़े से ठंडे हो जब हुकूमत ने कहा कि जी हम फंड नहीं देंगे और आप देखते हैं कि इलेक्शन कैसे करवाएंगे, तो मेरा ख्याल है इस वक्त सारी सियासी जमातें जी बिल्कुल सही है सर। लेकिन उसमें मसला ये है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो बिल ला रही है कि बलदियाती इंतखाबात EVM के जरिए कराए जाएं। लेकिन डॉक्टर जरका साहिबा इस पर आज कह दिया शिबली फराज साहब ने, उन्होंने कहा कि जी ज़िमनी ये जो बलदियाती इंतखाबात है इसका EVM के जरिए होना मुमकिन ही नहीं है। तो ये क्या कोऑर्डिनेशन है आपस में पंजाब हुकूमत और वफाक की? आप बिल ला रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जानते हुए कि इलेक्शन EVM पर नहीं हो सकते बलदियाती इंतखाबात, फिर भी बिल लेकर आ रहे हैं। क्या इसमें मंतिक है? जी मैं ये जो आप बता रहे हैं मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो आई विल फाइंड आउट मोर। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतनी बड़ी है, जो सुर्खियाँ मिस इंटरप्रेट भी बहुत होती हैं। और जाहिर है उन्होंने कोई इस हवाले से कहा होगा शिबली फराज साहब ने कि EVM एक सर्टन नंबर में प्रोड्यूस करना इन ओवर शॉर्ट नोटिस। आप शिबली फराज साहब को डॉक्टर साहब, लेकिन आप बताइए, आप सेनेटर हैं, आप बताइए कि क्या 3 महीने में, अगर मार्च में इलेक्शन होने हैं तो 3 महीने में मुमकिन है EVM पे इलेक्शन होना, बलदियाती इंतखाबात? मतलब डिपेंड करता है कितनी आपको पोलिंग मशीन्स आपको कितनी चाहिए, कितने EVMs चाहिए। अगर पूरे पाकिस्तान में तो 1 लाख आपको चाहिए, कम से कम 3 लाख पोलिंग स्टेशन है पूरे मुल्क में, 2.25 लाख पोलिंग बूथ है, 8 लाख मशीनें चाहिए। ठीक है जी, तो इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। पहले आप लोग मान तो जाएं, हो जाएगी। उन्होंने जहां तक मुझे पता है 2023 के इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का लाने का प्लान है। तो अगर बलदियाती इंतखाबात के लिए मार्च तक शायद कम हो वक्त, इसलिए शिबली साहब ने कहा, जाहिर है उनका तो क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है और मशीन्स को प्रोड्यूस करने से उनका ताल्लुक होगा, तो वो आई एम श्योर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो क्लैरिफाई हो सकती है। तो ये पंजाब हुकूमत में कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है जो उनको बता सके कि ये 3 महीने में मुमकिन नहीं है? बिल ला रहे हैं, कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, जिसके पास मैंडेट है, जिसने प्रोक्योर करनी है, उससे ताल्लुक है ना। अब मैं भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूं, तो लेकिन मैं किसी दूसरी चीज के बारे में कैसे कमेंट कर सकती हूं जब मेरे मैंडेट में नहीं है? तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। इतना तो मतलब उन्होंने, किसी ने एक बयान दे दिया, दूसरा उन्होंने दे दिया, तो ये तो हो सकता है। नहीं, ये मतलब ये आप तो खैर बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया डॉक्टर साहब आपने। एक बिल आ रहा है पंजाब में, उसकी तैयारी होगी, इत्तेफाक हो गया है, वो पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर आना है, वो पास होना है इंतखाबात के हवाले जी, कि बलदियाती इंतखाबात के हवाले से उसमें EVM को शामिल किया गया। और ये शिबली फराज साहब कह रहे हैं मैं खुद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि ये मुमकिन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे ही सुनी
सुनी सुनाई बात नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंट पे आ गया। एनीवे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, जरा ये भी देखना हमें कि कल क्या होने जा रहा है। कल पीडीएम का जो सरबराही इजलास है उसको संजीदगी से, किसी पहलू से संजीदगी से लिया जा सकता है, यानी कि क्या वाकई कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नया हो सकता है, क्योंकि पहले जो पिछले महीने सरबराही इजलास हुए थे उसमें जो बातें तय हुई थी उसका क्या हुआ। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुझे ये बताइए अली गौहर बलोच साहब के एक इदारा है मुकर्रना जिसको कहते हैं, पार्लियामेंट कानून बनाती है, उस कानून पर अमल दरामद करना जिस इदारे की जिम्मेदारी है वो उस पर अमल दरामद की कोशिश करता है, और आप उसको आग लगाने की धमकियां देते हैं। ये जमहूरी रवैया है क्या? देखें, जमहूरी रवैये तो ये नहीं है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इत्तफाक राय पैदा होना जरूरी होता है। तो ये सिंध का बल्दियाती इंतखाब, ये बल्दियाती निज़ाम का बिल कैसे पास हुआ है सर, सिंध वाला? देखे नहीं, बात सुने, जो सूबे का बल्दियाती निज़ाम है वो एक अलग इशू है। वो उस सूबे का मैंडेट होता है कि वो उसमें कौन सा बल्दियाती निज़ाम लाना चाहता है। वो सूबे की हुकूमत का मैंडेट होता है कि वो उसका कौन लाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की इकाइयों को मुत्तहिद रखने के लिए, पाकिस्तान की मरकज़ को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। 2017 में भी आपको पता है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की गई थी, और जो 2017 की इलेक्शन रिफॉर्म थी उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई तमाम ने इत्तफाक राय से पैदा की थी, पास की थी। तो सर ये कानून में फिर लिख देना, जब आपकी हुकूमत आई थी आप कानून में ये लिख देते कि जी ये अक्सरियत के साथ अगर वोटिंग के जरिए से ये पास नहीं होगा, कोई कानून नहीं बनेगा, ये इत्तफाक राय पैदा होगा तो कानून बनेगा, इस बात को भी कानून बना दें आप। देखें इस पर तमाम सियासी पार्टीज ने, जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, आप उनका वोट बैंक देख लें। एक पीटीआई तो उस हिसाब से, वोटों के हिसाब से एकलियती पार्टी बनती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे होकर, यक ज़बान होकर इस पर इख्तलाफ किया, और इनके इत्तेहाद में बैठी हुई पार्टीज ने भी उसके साथ इख्तलाफ किया। फिर उसके बाद जो हमारी असम्बली की रवायात हैं, जो हमारे असम्बली के कायदे कवानीन हैं, उनको भी इन्होंने मतलब है बालाए ताक रखते हुए जो है वो पाकिस्तान पर ये चीजें मुसल्लत की। और अभी आप इलेक्शंस की बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने 2018 के इलेक्शन के ऊपर खड़े होकर सामने प्रोटेस्ट किया था कि ये रिग्ड इलेक्शन है, और जो एलिमेंट्स, जो किरदार जो हैं बार बार पाकिस्तान के इलेक्शन को सोपटाज करते हैं, उनकी आप पाकिस्तान की आवाम के सामने जो है वो पिक्चर क्लियर हो चुकी है। उनके कानून की नजर में वो जो तरीकाकार फॉलो किया गया वो गलत है कानून की नजर में, या वो गैर कानूनी तरीके से हुई है? बिल्कुल गैर कानूनी तरीके के साथ हुई है। वो जिस तरीके के साथ उस पर असेंबली के अंदर बहस तक नहीं हुई है, कितना बड़ा इशू था। हमारे टाइम में जो रिफॉर्म्स पास हुई थी, आपके टाइम में तो एक नाअहल शख्स को सदर बनाने का जो कानून पास हुआ था, आपको याद है कैसे हुआ था? अली गौहर बलोच साहब, एक नाअहल शख्स पार्टी का सदर रह सकता है, इसके लिए जो कानून पास हुआ था वो याद है कैसे हुआ था? कानून पास हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो चैलेंज किया गया, आज कैसे हुआ? ये एक लंबी बहस है। उसके बाद आपको जस्टिस वो जो वो साहब की भी आपने देख ली होंगे बयानात, फिर आपने नसीम हसन शाह साहब की भी वीडियोस देखी होंगी। यही तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क की सियासत को पसे पर्दा बैठे हुए लोग वो इस सिस्टम को बार बार, अब आप देखें आपने मौजू बड़ी महारत से मौजू तब्दील कर लिया। मौजू ये था कि बिल मंजूर करना पार्लियामेंट का इस्तेकाक है या नहीं है? आप कह रहे हैं गैर कानूनी है, जमहूरी रिवायत से नहीं हुआ। बिल्कुल गैर कानूनी है, उसके ऊपर कोई उसमें बहस नहीं करवाई गई। उसके ऊपर जब इवन काउंटिंग की गई, जब काउंटिंग की गई, उस काउंटिंग के ऊपर भी इतराज़ात उठाए गए। तमाम पॉलिटिकल जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टी थे उन्होंने इतराज़ात उठाए। उस काउंटिंग के प्रोसीजर को भी वो भी ठीक नहीं था। और ये ईवीएम मशीन ईवीएम मशीन सुप्रीम कोर्ट में ले जाए ना इसको, ताकि वो उनकी राय ठीक है, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान में भी लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम ने भी इसको रिजेक्ट किया है। मैं आपको एक बात बताऊं आपको, 2017 के कानून पे कंसेंसस क्यों हुआ था, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। और इस खबर पे कॉलम लिखा था अहमद बिलाल महबूब साहब ने।
2000 ये जो इसहाक डार साहब ने बनाया था कानून, उसमें एक शिक निकाली गई थी। वो शिक क्या थी कि जो बंदा नॉमिनेशन पेपर डालेगा उसका डाटा इलेक्शन कमीशन को जाएगा, इलेक्शन कमीशन वो डाटा भेजेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि क्या ये बंदा कभी डिफॉल्टर रहा है, क्या इसके किसी अहले खाना ने लोन लेके उसको डिफॉल्ट किया है या माफ करवाया है, तो वो इनएलिजिबल होगा। चुनांचे उस पे हमने देखा कि शोर मचा दिया, वो भी ठीक है, हमारे दिलों के बड़ा करीब है। असल उसके साये में जो खेल हुआ था वो ये हुआ था कि जो थोड़ी बहुत एक छलनी थी जो 2013 के इलेक्शन में भी नहीं इस्तेमाल हुई, हालांकि कानून इन प्लेस था। जब इलेक्शन स्टेट बैंक से पूछा गया कि क्या आपने इन तमाम उम्मीदवारों के जो है वो चेक किया है इनके क्रीडेंशियल, तो उन्होंने कहा जी हमें शनाख्ती कार्ड ही नहीं भेजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो पहले कानून मौजूद था, इस्तेमाल नहीं हो रहा था छलनी के तौर पे ताकि बेहतर लोग सामने आए। और जब इन्होंने कंसेंसस किया तो तमाम पार्टी ने कहा भाई इससे तो निकलो, हमें क्यों चेक करते हो इलेक्शन लड़ने से पहले। तो वो असल में वार खेल हुआ था, और जिसमें शोर चूंकि उसमें उन्होंने एक कर दिया था, हमारा तब्दील कर दिया था रिलीजियस इशू के हवाले से। जी चले जी बिल्कुल सही है। अब मैं वो जरा जाते जाते एहतशामुल हक साहब पीडीएम से पट कर रहे हैं कल। पहली तो बात है 11वीं तरमीम अगर आ जाती, जितनी तेजी में आ रही थी, नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बन जाते जो उनकी हुकूमत के खाते पे चली गई थी। देखिए पीडीएम के कई बड़े सीरियस इजलास हुए सो कॉल्ड, लेकिन ये कल का इजलास जो होने जा रहा है, आपने देखा जो धमकी दी हुई है मौलाना फजल रहमान साहब ने, अगरचे सियालकोट के मसले पर उन्होंने एक बयान फिर कंट्रोवर्शियल दिया जिसको डिनाई किया। आपने देखा है एहसन इकबाल साहब को मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने कम से कम सियासत यहाँ नहीं की, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब गैर मशहूर तौर पर इस तरह के वाक़िफ़ करनी चाहिए। अब देखिए पीडीएम दो चीजें हो रही हैं। अब मरियम नवाज साहब तो इससे इंटरेस्टेड नहीं है इसमें कि जनाब के इस हुकूमत को हटाया जाए। जरदारी अपना नवाज शरीफ साहब अपना वो भी नहीं है, लेकिन अब बेनिफिशरी इसका कौन होगा? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है तो जाहिर है यही बनेंगे, अपना क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो कि जाहिर है मरियम साहबा को नवाज साहब को पसंद नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। वो तो चाह रहे हैं और फिर उनके दिलों में ये भी है जो अंदर की खबरें आ रही है तो 1.5 साल की हुकूमत जब आ जाएगी तो वो फिर बदनामी सारी 3 साल का मलबा जो चला जाएगा। 1.5 साल की हुकूमत पे लिहाजा ये है वो इनके खिलाफ जाएगा, कभी भी कामयाब नहीं होगा, इनके कुछ भी नहीं होगा, उसी तनख्वाह पे सारे दोबारा गुजारा करेंगे कल मीटिंग के बाद। उन्होंने अपना कायद भी माना है, लीडर भी माना है। ठीक है, सही है, चलें बिल्कुल सही है। मैं एक आपने सियालकोट वाक़े का जिक्र किया है, आपने सियालकोट वाक़े का सर अभी जिक्र कर दिया। सियालकोट में जो श्रीलंकन शहरी पर के साथ जो वाक़या पेश आया उसमें 2 लोगों की बड़ी तहसीन हो रही है। एक उसमें मलिक अदनान भी था जिसने बचाने की कोशिश की श्रीलंकन शहरी को, और उसको अब हुकूमत ने तमगा शुजात देने का ऐलान किया है, लेकिन उसको पुलिस ने अभी तक अपनी तहवील में रखा हुआ है और कहा जा रहा है कि वो हिफाजती तहवील में है, उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा, लेकिन उसके लिए तमगा शुजात का ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक अच्छी बात है कि चलें जहाँ ये एक बहुत ही दिलखराश वाक़या है और इसमें बहुत लोगों के दिल दुखी हुए हैं, वहाँ पर एक शख्स ने एक इंसानियत को का मुजाहरा करते हुए उसको बचाने की कोशिश की, तो हुकूमत उसकी तहसीन कर रही है। डॉक्टर साहबा, अभी तक जो कुछ हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, इसमें मज़ीद क्या कुछ हो सकता है? आइंदा ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है डॉक्टर जरका साहबा? और ये जो फैसला हुआ है कि इसको तमगा शुजात दिया जाए, तो क्या आपके इल्म में है कि इसको क्यों मलिक अदनान को अभी तक पुलिस ने हिरासत में फिर क्यों रखा हुआ है? एक तरफ तमगा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ वो हिरासत में। जी बहुत शुक्रिया असद। पहले तो मैं जो गौहर बलोच साहब ने फरमाया 2017 का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उनमें ईवीएम का जिक्र है कि ईवीएम को इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो ये बात है, और ये इस हुकूमत से पहले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की जो जिद्दोजहद है ये इलेक्शन कमीशन ही चला रहा था और पार्लियामेंटेरियंस को इसमें इंगेज किया हुआ था, तो ये इनकी हुकूमत के वक्त से शुरू हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये कि इंतहाई अफसोस, और मैं अपना सर नहीं उठा पा रही एक पाकिस्तानी होने के नाते से, एक इंसान होने के नाते से, एक मुसलमान होने के नाते से, कि हमारे मुल्क में इस कदर बहीमाना ये जो हुआ है। मतलब इतना रात को मुझे नींद नहीं आई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया और किस तरह से हम ये सियालकोट में पहले भी 2 साल पहले हुआ, और ये कौन लोग, किस तरह की हमारी तरबियत है जो इस किस्म के काम हो रहे हैं। तो बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदगी है। जी हाँ, और सभी का यही हाल है डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुका हुआ है, यही हाल है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।